श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा, मेरठ। कक्षा 12, विषय नागरिक शास्त्र, खंड 6, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध। इस अध्याय के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी, जिसके मुख्य बिंदु हैं भारत के विदेश संबंधों ने किस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। दूसरा बिंदु है भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। और तीसरा बिंदु है चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे थे। चौथा बिंदु है भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी पूरा विश्व, और विश्व में बहुत सारे जो देश हैं उनके बीच में जो व्यवहार एक दूसरे के प्रति किया जाता है उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्योंकि कोई भी देश अपने आप में संसाधनों से परिपूर्ण नहीं होता, और जब कोई देश अपने संविधान में कुछ निश्चित नियमों का, कानूनों का निर्धारण करता है जो विदेश के संबंधों पर आधारित होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित होते हैं, उनको हम कहते हैं विदेश नीति। और भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया गया था। और ये विदेश नीति जो अंतर्राष्ट्रीय विचारक हैं बहुत सारे, जैसे मार्टिन कैप्लॉन, मार्गेन थाउ और भारत के कौटिल्य, ऐसे विचारकों ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न देश एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और जिस प्रकार से मनुष्य का व्यवहार होता है दूसरे के ऊपर हावी होने का, उसी तरीके से जो प्रभुत्वशाली संसाधनों से परिपूर्ण देश होते हैं वो अन्य देशों का सहयोग लेकर उनको मित्र बना करके कैसे और देशों के साथ किस प्रकार का वो संबंध करते हैं। कौटिल्य ने इस संबंध में मंडल सिद्धांत बताया है कि एक देश दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। तो मैं भारतीय संविधान में कि किस तरीके की विदेश नीति का निर्धारण किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, वो पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत सभी देशों के साथ शांति और सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपना संविधान में विदेश नीति निर्धारित की है, अपनी देश की सुरक्षा और पूरे विश्व में शांति की स्थापना। और दूसरा उसने लक्ष्य रखा है, उद्देश्य रखा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। सभी यानी विश्व के सभी देशों के साथ भारत कैसा करेगा, न्याय संगत अपना व्यवहार करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी देशों की संप्रभुता को सम्मान देगा। तीसरा है कि भारत की विदेश नीति में जो उसने उद्देश्य रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कानूनों का अनुपालन और उसको सम्मान देना। जो विश्व सरकार है यूएनओ, उसकी जो कानून बने हैं चार्टर, उसके अंतर्गत सदैव उसके कानूनों का पालन करेगा और उसको सम्मान देगा। और इसने उद्देश्य क्या रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होंगे विश्व में, जो संघर्ष होंगे, उसमें ये मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा कि आपस में लड़ाई ना हो, आपस में मिलके मित्रता से, मध्यस्थता से उस विवाद को दूर किया जा सके। और पांचवा इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य रखा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, यानी अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए हुए, और देश की जो अपनी सरकार है वो जो पहले ब्रिटिश के अधीन या पुर्तगालियों के अधीन या डचों के अधीन रही है, वो दोबारा किसी और देश के अधीन ना हो, इसलिए वो सदैव संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके लिए अब जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा था कि भारत की विदेश नीति
किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। उस समय जो विश्व जगत था, उस समय स्थितियां ऐसी थी कि भारत को अपनी जो विदेश नीति थी उसमें कुछ जो सिद्धांत लिए, उसने गुटनिरपेक्ष नीति का क्यों अनुकरण किया और क्यों इसके अंतर्गत एक आंदोलन के रूप में जो दक्षिण एशिया और एशिया के देश थे जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से स्वतंत्र होते थे, उनको मिला करके एक कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया, जिसमें उस समय जो यहाँ पे है कि 2 खेमों की दूरियां जो थी, मतलब उस समय द्वितीय विश्व खत्म हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी और विश्व में 2 विचारधाराओं को लेकर के विश्व 2 खेमों में बंट चुका था, एक पूंजीवादी तो दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी जो गुट था उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, तो दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा को लेकर के सोवियत रूस अपने गुट को बढ़ा रहा था और एक दूसरे के प्रति दोनों के बीच शीत युद्ध यानी विचारों की वैमनस्य की लड़ाई बराबर चल रही थी। दोनों ने ही अपने अपने सैनिक गुटों का भी निर्माण कर लिया था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए और साम्यवाद को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो दूसरी तरफ साम्यवादी गुट ने वार्ता पैक्ट करके साम्यवाद को बढ़ाने और पूंजीवाद को रोकने के लिए इस गुट का निर्माण कर दिया था। उस समय जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हो रहे थे देश, उन देशों के मुख्य प्रतिनिधियों ने, जैसे कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका इंडोनेशिया में बाल्डुम में 1955 में रखी थी। 25 देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन 1960 में किया था और इसका पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 देशों के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक गुटबंधों का विरोध करना और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पूर्णतः विरोध करना, क्योंकि इसमें वे देश थे जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अधीन थे। अब मैं फिर बीच में आपको ये बताना चाहूंगी उपनिवेश और साम्राज्यवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद उसको कहते हैं जब कोई देश औद्योगिक रूप से संपन्न होता है तो अपनी बाजार के लिए, अपने मार्केट के लिए दूसरे देशों में व्यापार करता है और व्यापार करने के माध्यम से दूसरे देशों में अपने बाजार को जो बनाता है वहां पर उसको कहते हैं उपनिवेश। और उस बाजार के माध्यम से धीरे धीरे वो राजनीतिक आर्थिक हस्तक्षेप राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से करने लगता है और जब वो राजनीतिक सत्ता को दूसरे देश से छीन लेता, हथिया लेता है, अतिक्रमण करता है, तो उसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। जैसा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उपनिवेशवाद और जो रानी विक्टोरिया का शासन 1858 में हुआ उसको हम कहेंगे साम्राज्यवाद। तो अब मैं ये कहूंगी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उद्देश्य रहा और सभी जितने भी एशियाई और दक्षिणी एशियाई देश हैं उनके बीच में व्यापार करने की नीति, और क्योंकि कच्चा माल विकासशील देशों से विकसित देशों में जाता था तो इन्होंने अपनी एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्धारण यूएनओ के चार्टर के द्वारा पास कराया और उनकी दिन पर दिन इस आंदोलन का जो सम्मेलन होता रहा, रंग भेद का विरोध करना, आतंकवाद का विरोध करना, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कार्य करना, पृथ्वी सम्मेलन, ऐसे कार्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा किए गए। और ये एक ऐसा आंदोलनात्मक
यूएनओ के बाद इसका स्थान दूसरे स्थान पर आता है और इस समय इसकी संख्या 120 हो चुकी है। तो इसमें अब आता है भूमिका किसकी, नेहरू की भूमिका। नेहरू की भूमिका क्या रही कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने और नेहरू ही इसके भारत के विदेश मंत्री बने। और इन्होंने मुख्य रूप से, क्योंकि भारत बहुत संघर्षों के बाद उसको अपनी सरकार मिली थी, अपनी संप्रभुता मिली, इसको बचाने का उन्होंने मुख्य उद्देश्य रखा। और दूसरी बात, देश की अखंडता को बनाने का, अब जब दूसरे देशों के साथ संबंध बनाया तो ये मुख्य उद्देश्य रखा। और तीसरी बात, उन्होंने अपनी जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो उन्होंने करी, उसमें देश को तेजी से आर्थिक गति प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य रखा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय उन्होंने पूरे विश्व में जो उपनिवेश और साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हो रहे देश, उन्होंने अफ्रो एशियाई देशों की एकता पर बल दिया। 1955 बार्डुम सम्मेलन में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, उसमें उन्होंने अफ्रो एशियाई एकता पर बल दिया कि सभी एक होकर के हम आपस में व्यापार करेंगे। अब आता है चीन के साथ भारत के क्या संबंध है। 1949 में चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई और भारत का चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। भारत ने, यानी नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इनके बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाप रहा। और चीन के साथ मिलकर के पंचशील सिद्धांत भारत ने बनाया, यानी नेहरू ने दिए पंचशील सिद्धांत कि हम चीन के साथ उसके आंतरिक मामलों में एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा पंचशील सिद्धांत दिया कि बिना कारण हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत दिया कि देश की अखंडता और एकता को हम बनाए रखेंगे। और चौथा सिद्धांत इसमें दिया कि जो हम आपस में संबंध रखेंगे वो समानतापूर्ण संबंध रखेंगे, मित्रतापूर्ण, समानतापूर्ण संबंध रखेंगे। और पांचवा सिद्धांत दिया कि विश्व में सह-अस्तित्व की भावना पर हमारी विदेश नीति आपस में चलेगी। इस तरह से पंचशील सिद्धांत देने का मतलब था कि चीन को भारत पर पूरा विश्वास था कि वो उसके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस समय जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये कहा था कि चीन जो है उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि चीन कभी भी भारत के साथ युद्ध कर सकता है। चीन ने जो तिब्बत का मामला आया, उसमें तिब्बत का जो क्षेत्र है, भारत और चीन से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर चीन ने वहां पर उनको स्वायत्तता देने के माध्यम से तिब्बत में गया और तिब्बत में उसने अपनी सेना लगा दी, उन पर अत्याचार करने लगे। तो वहां के तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, जो कि उन्होंने 1959 में भारत में वो आए और भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने शरण मांगी और बहुत सारे अपने जितने भी धार्मिक और उनके शिष्य थे उनको लेके आए हुए थे, और तो भारत ने उनको शरण दे दी। इस बात से चीन बहुत नाराज हुआ। उसको लगा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। इसके साथ साथ चीन ने क्या करा कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, कश्मीर से ऊपर अक्साई चीन और वहां से लेकर के जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, नेफा तक की, उसमें उन्होंने, क्योंकि भारत और चीन के संबंध इतने अच्छे हो गए थे, तो उस समय अर्धसैनिक बल हमारे लगे हुए थे और चीन ने भारत पर 1962 पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो हमारे सैनिक इतने तैयार नहीं थे, कोई योजना नहीं थी युद्ध की, इसलिए वो उसमें हार गए और बुरी तरीके से हार गए। भारत के उस समय जो रक्षा मंत्री थे
कृष्ण मेनन जी, उनको बहुत धक्का लगा इस बात का, और जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, उनको भी उन्होंने उस समय त्याग पत्र दे दिया और चीन ने स्वयं है युद्ध को विराम दे दिया। इससे भारत और चीन के संबंध जो थे वो बहुत कटुतापूर्ण हो गए। धीरे धीरे चीन के जो संबंध थोड़े बहुत से सुधरे, तो वो चीन जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री थे उस समय, तो उस समय वो चीन गए और चीन के साथ कुछ संबंध सुधरे। फिर राजीव गांधी की सरकार आई, जो प्रधानमंत्री बने, उस समय कुछ सुधरी और भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध होने लगा और व्यापारिक संबंध जरूरत से ज्यादा बढ़ता रहा। इस तरीके से अगर हम इसको वर्तमान स्थिति में देखें, तो पुनः चीन के साथ भारत के संबंध फिर बिगड़ने लगे। अब ये इस समय वर्तमान में चीन ने भारत के फिर अक्षाई चीन की तरफ, उधर ही उसने जो गलवान उसका घाटी है, वहां पर एक युद्ध की स्थिति या कि जबरदस्ती भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की स्थिति पैदा करी, जिससे भारत के और चीन के संबंध फिर मतभेदपूर्ण हो गए। तो ये समय समय पर भारत और चीन के संबंध बनते और बिगड़ते रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा करूंगी। पाकिस्तान जो भारत का ही एक अभिन्न अंग था, वो 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग हो गए, एक स्वतंत्र देश बन गया। और जिन परिस्थितियों में बना, वो पाकिस्तान, उसमें जितने भी रियासतें थी वो स्वतंत्र हो रही थी और भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जो भी रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, जो भी बची हुई रियासतें हैं, वह स्वायत्तता से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। 1947 में जिस समय कश्मीर के राजा विदेश गए हुए थे, तो भारत सरकार को कश्मीर की सुरक्षा करने का कार्यभार दे गए थे। ऐसे में भारत सरकार ने कश्मीर में अपनी सैनिक सुरक्षा बल टुकड़ी वहां लगा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था, उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने देश से उसने व्यापार करने के माध्यम से कबालियों को अब कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। वो कबाली ना होकर के वो वहां के सैनिक टुकड़ी उन्होंने भेजी और धीरे धीरे यहाँ इतनी संख्या में बढ़ गए कि वो भारत की सेना से उनका युद्ध होने लगा। ऐसी स्थिति में जो कुछ कश्मीर का क्षेत्र था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहां से उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे में उस विवाद को लेकर के भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या करा, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में उस विवाद को रख दिया। तो वहां पर यह निर्णय दिया गया कि जनमत संग्रह के द्वारा ही कश्मीर के मुद्दे पर निर्णय दिया जाएगा और भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद के अंतर्गत कश्मीर की अलग व्यवस्था कर दी गई। यहाँ तक कि अनुच्छेद 35A में ये प्रावधान कर दिया गया कि कश्मीर का जितना भी क्षेत्र है, उसमें बाहर का व्यक्ति यहाँ उसकी जमीन खरीद सकता है, ना बाहर का व्यक्ति उसमें व्यापार कर सकता है। और ये मुद्दा बराबर तब से और अब तक चलता रहा। अभी ये 370 धारा को हटाया गया और तब इस पर उसको भारतीय संविधान में और की तरह उसको जोड़ा गया है। अब दूसरा, इस युद्ध को हम कहते हैं छाया युद्ध। दूसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में हुआ। 1965 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और गुजरात में जो यहाँ से सिंधु नदी रहती है, उसका विवाद रोज होता रहता था और गुजरात में कच्छ में
जो पाकिस्तान की सैनिक टुकड़ी थी वहां से उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और बराबर युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे जो भारत की सेना थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी और फिर यूएनओ के मध्यस्थता करने पर इसको युद्ध का विराम किया गया और संयुक्त सोवियत रूस के माध्यम से ताशकंद में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जनरल आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक ताशकंद में समझौता किया गया। इस तरीके से युद्ध विराम 1966 में हुआ। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध रहे सदैव तनावपूर्ण, संघर्षपूर्ण और आतंकवाद को पाकिस्तान बराबर बढ़ावा देता रहा। इस तरीके से 1971 में तीसरा युद्ध हुआ। इतने युद्ध भारत के किसी के साथ नहीं हुए जितने भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गए। तो 1971 में जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि 1971 में पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में दूसरी पार्टी विजय हुई और पश्चिमी पाकिस्तान में दूसरी पार्टी विजय हुई। जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो जिनकी पार्टी थी पीपीपी, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर पार्टी थी आवामी लीग पार्टी जिसके नेतृत्व कर रहे थे मुजीब रहमान। तो वो एक दूसरे की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध थे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पर अपनी सत्ता में आ गई जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से थी, और जब वो पूर्वी पाकिस्तान में आई तो उन्होंने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। किसकी पार्टी के साथ? जो उसकी पार्टी थी आवामी लीग पार्टी। उसके उन्होंने वहां पर शेख मुजीब रहमान जो थे उन्होंने एक अलग परिसंघ की मांग करी, एक अलग अपने क्षेत्र को अलग करने की मांग करी, जिसका उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने विरोध किया, कड़ा विरोध किया। और जो वो थे मुजीब रहमान, उन्होंने भारत से शरण ली। तो भारत की सेना वहां रक्षा के लिए गई और उनकी जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी उसकी जो सेना लगाई थी उसके साथ उन्होंने युद्ध किया। और 1971 में उसके साथ बराबर युद्ध हुआ। तो वो वहाँ की जो जुल्फी अलीकार भुट्टो की जो सेना थी वो वहाँ से भागकर पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान चली गई और युद्ध विराम उस समय कर दिया गया। तो इस तरीके से फिर एक शिमला में एक समझौता किया गया यूएनओ के माध्यम से। 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री उस समय जो इंदिरा गांधी थी उनके और जो पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ और बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बराबर युद्ध के संघर्ष का वातावरण बनता रहा। मई 1999, जबकि बीच में 1998 में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बस यात्रा शुरू करी थी दिल्ली से लाहौर के बीच में। और क्यों करी थी? कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि मई 1919 में कारगिल युद्ध हुआ और ये 3 महीने तक युद्ध होता रहा। और फिर ये युद्ध 1999 में ये इसको हम छद्म युद्ध भी कहते हैं। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध सदैव तनावपूर्ण रहे हैं और लगातार कुछ ना छुटपुट घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान से भारत में होती रहती हैं। यद्यपि भारत ने समय समय पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं जिससे कि उसे वो सबक मिल जाए, लेकिन फिर भी वो छुटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं से, कभी कश्मीर की तरफ से, कभी जो भी उसका पूर्वी पंजाब की तरफ से, कहीं ना कहीं से वो जो हमारा पूरा उसकी डूरंट रेखा है, जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ से छुटपुट घटनाएं चलती रहती हैं और भारत और पाकिस्तान के संबंध
कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। अब आता है भारत की परमाणु नीति। भारत अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु नीति यानी परमाणु बनाने का कार्य उसने 40 से 50 के दशक में शुरू किया था और पहला परमाणु परीक्षण उसने करा था मई 1974 में। जिससे पहले उसको बराबर, क्योंकि वो निशस्त्रीकरण उसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से निशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करा है कि शस्त्र हम नहीं उठाएंगे, लेकिन भारत ने सदैव यही कहा कि हम अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने परमाणु परीक्षण किया है। परमाणु अप्रसार संधि जो थी उस पर भारत पर एक वो लगाया गया, दबाव डाला गया कि उस पर हस्ताक्षर करके, परंतु उसने हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरा उसने परीक्षण किया मई 1998 में, जो परमाणु परीक्षण, उस समय भी परमाणु अप्रसार संधि चल रही थी। उस समय भी भारत पर दबाव डाला गया कि वो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे और ये परीक्षण ना करे, लेकिन उसने यही कहा कि भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया करा जा रहा है और भारत अपनी सुरक्षा के लिए ही केवल परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसका प्रयोग युद्ध की दृष्टि से नहीं करेगा और युद्ध वो नहीं करेगा, उसकी विदेश नीति ऐसी नहीं है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा नहीं है। इस तरीके से परमाणु परीक्षण भारत ने किया। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। भारत शुरू से 3 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद जनता दल की सरकार आई, तो समय समय पर भारत के संबंध विदेशों के साथ कभी अच्छे और कभी बुरे रहते रहे। भारत और अमेरिका के संबंध शुरू में नेहरू के समय में अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान को पूरा साथ देता था। धीरे धीरे 1998 से भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे सुधरने शुरू हो गए और इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध सदैव कटुतापूर्ण रहे हैं। भारत और चीन के संबंध सदैव कटुतापूर्ण रहे हैं। यद्यपि बीच में कुछ व्यापारिक संबंध अच्छे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर कटुतापूर्ण हो चुके हैं। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत और जापान के साथ बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं। इस तरीके से भारत के विश्व में जितने भी, रूस के साथ सदैव संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि रूस ने 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम करके भारत का सदैव साथ देने के लिए उसने एक समझौता किया था। इस तरीके से वर्तमान में भी अगर देखें तो रूस ने भारत को सहायता देने के लिए, यदि चीन से कोई युद्ध होता है तो रूस सदैव उसके साथ है और इस समय अमेरिका भी भारत के ही साथ है। यहाँ तक कि भारत ने फ्रांस से जो राफेल जैसे उसने ऐसे शस्त्र ले लिए हैं जो ऐसा वार करेंगे बहुत तेजी से, आधे घंटे में ही कई किलोमीटर का वार करता है। तो इस तरीके के जो भारत के पार बहुत सारे शस्त्र हैं, जिससे अब चीन या किसी भी देश के साथ युद्ध की स्थिति आती है तो भारत पूरा जवाब दे सकता और भारत आत्मनिर्भर होकर के सभी देशों के साथ, यद्यपि विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के वो अपनी विदेश नीति बनाता है, लेकिन यदि कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसको वो बराबर जवाब देने के लिए तैयार है। और